नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक यादव और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ फॉर्म्स जो थी वो बाकी रह गई थी। उसको हम इस वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेसी की मीनिंग और इसके प्रकार और बातें हमने की थी। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है, यानी कि लोकतंत्र की जो कुछ फॉर्म है उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप जो हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। पहली है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा है सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र। तीसरी है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी आर्थिक लोकतंत्र। और चौथी है मोरल डेमोक्रेसी यानी कि नैतिक लोकतंत्र। मोरल डेमोक्रेसी जो है उसको इथिकल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 2 में, और यही इसका पार्ट नंबर 2 है। 5वां, 6ठा, 7वां ये तीनों पार्ट आपके पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो तीनों पार्ट हिस्ट्री के 4 पार्ट के बराबर हैं। तो हम जल्दी से इन चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब बिना देरी किए हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के विभिन्न रूप। देखिए, मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लिख रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। पहला पॉइंट शुरू करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र। जो इसकी 4 रूप दर्शाए गए हैं उसमें से पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र आखिर क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इन द पास्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी was called पर्सनलिस्ट डेमोक्रेसी। एंशियंट टाइम में, या यूँ कह सकते कि पुराने टाइम में, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसको किसी एक व्यक्ति की डेमोक्रेसी, राजनीति माना जाता था। लेकिन ऐसा है नहीं। बट इन मॉडर्न टाइम इट इज़ नाउ एज लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि पिछले समय में ऐसा माना जाता था राजनीतिक लोकतंत्र को कि अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र इसको कहा जाता था कि भैया एक आदमी आएगा जिसके पास में सारी शक्तियाँ होंगी और वो क्या करेगा? राजनीति करेगा, वो लोकतंत्र में राजनीति करेगा। लेकिन ऐसा आधुनिक टाइम में, मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न एरा में इसे लिबरलिस्ट लोकतंत्र कहा जाता है। तो लिबरलिस्ट आखिर क्या है? जो ये शब्द आया है लिबरलिस्ट, अब लिबरलिस्ट शब्द बाद में बना है, इससे पहला बना है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म है क्या, इसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आपने लिबरलिज्म शब्द को पहली बार सुना है, और इस शब्द के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा। अर्थशास्त्र में जो लिबरल शब्द काम में लिया जाता है, जिसका सीधा अर्थ निकलता है उदार, और लिबरलिस्ट का मतलब उदारवादी। तो भारत सरकार जैसा हमारे आर्थिक नीतियों में जो लिबरलिस्ट पॉलिसीज़ को अडोप्ट करती है, यानी उदारवादी नीतियों को शुरू करती है और उदार रहती है अर्थशास्त्र में, यानी आर्थिक क्रियाओं में उदार रहती है। तो लिबरल का मतलब निकलता है उदार, यानी जो दिल खोल कर बात करता हो। तो लोकतंत्र में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में यही अर्थ निकाला गया है कि जो लिबरलिस्ट यानी कि जो दिल खोल कर बात करता हो, सभी की समानता की बात करता हो और सभी की भलाई के बारे में बात करता हो, उसको कहा जाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लिबरलिज्म शब्द को हम और आसानी से समझने के लिए ये देखते हैं कि ए पॉलिटिकल ओरिएंटेशन दैट फेमस प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म, यानी एक ऐसी कंसेप्ट या एक ऐसी विचारधारा जो विकास और सुधार के अनुकूल हो, यानी एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी उदारवादी विचारधारा जो सबकी बात करती हो, सबकी प्रगति, सबके विकास और सबके सुधार के बारे में बात करती हो, उसको लिबरलिज्म कहा जा सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, लेकिन अभी के टाइम में इसे लिबरलिज्म डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी कि उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की जो उत्पत्ति मानी जाती है, यानी अभी के टाइम में जो
इस डेमोक्रेसी की यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की उत्पत्ति मानी जाती है वो पश्चिमी देशों में मानी जाती है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनमें से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी के कारण इसे कभी कभी वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, यानी पश्चिमी लोकतंत्र भी इसको कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स की अगर माने तो मार्क्सवादी या मार्क्स के जो सपोर्टर जो थे यानी समर्थक, तो मार्क्सवादियों के अनुसार ये पूंजीवादी लोकतंत्र है, यानी मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के जो भाग हैं उनको दो रूपों में बांट दिया है। अब इसके दो रूप या दो फॉर्म और कौन कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम यहाँ पर दो पार्ट में और यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र को दो भागों में बांट देते हैं। डेमोक्रेटिक स्टेट यानी थ्योरी, डेमोक्रेटिक स्टेट में हम पढ़ेंगे इसके सिद्धांत यानी कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है। दूसरा पढ़ेंगे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र किस प्रकार से है, यानी प्रैक्टिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में प्रैक्टिकली गवर्नमेंट कैसे चलती है वो, और डेमोक्रेटिक स्टेट में उसके सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। पहला देखते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट। इट बिलीव्स दैट people have the forming the government, controlling it and the full and final authority का मतलब अधिकार, to throw it out of power। कि लोकतांत्रिक राज्य के अकॉर्डिंग, लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार सरकार या लोकतंत्र का निवास जनता में होता है और जनता को सरकार के निर्माण और उसके कंट्रोल और उसको पद से हटाने की अंतिम और पूरी शक्ति भी जनता को प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक राज्य के सिद्धांतों में यह बात कही गई है कि जनता ही सर्वोपरि होगी, इसलिए डेमोक्रेसी की शक्ति हमेशा पब्लिक में ही मानी जाती है, पब्लिक में ही लोकतंत्र की शक्ति निहित होती है। अब लोकतांत्रिक राज्य के अकॉर्डिंग जो इसकी अवधारणा है या इसका कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार लोकतंत्र की शक्ति जनता में होती है और सरकार या लोकतंत्र का निवास पूरा का पूरा जनता में होता है। इसीलिए जनता को सरकार के निर्माण करने का और उसका नियंत्रण करने का और उसको पद से हटाने की पूरी या पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए माना गया है कि जनता ही क्या होगी, लोकतंत्र में सर्वोपरि होगी, सबसे बढ़कर जनता होगी। बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट इटसेल्फ। तो हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेटिक स्टेट यानी सिद्धांत पढ़े तो एक पक्ष कहता है कि डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो सिद्धांत के रूप में है और दूसरा यह कहता है कि वो प्रैक्टिकल के रूप में। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। इसमें एक पक्ष में हमने बात की सिद्धांतों के पक्ष में और दूसरी के बात करेंगे हम इसके व्यवहार के पक्ष में, यानी कि शासन के एक प्रकार में लोकतंत्र की भूमिका क्या रहती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आकर दो पार्ट में वापस डिवाइड हो जाती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम वापस बांट रहे हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, दूसरा है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यहाँ पर आकर दो भागों में बढ़ चुकी है, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। अब डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी में क्या होता है, यानी कि ऐसा लोकतंत्र जो प्रत्यक्ष हो या शुद्ध हो, जिसमें जनता ही कानून बनाए और जनता ही उनको लागू करे, ऐसा या ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें जनता ही क्या करे, कानून बनाए और जनता ही उनको लागू करे। लेकिन इस प्रकार की जो डेमोक्रेसी है वो बड़े बड़े देशों में यानी ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में और ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल वाले देशों में इस तरह की डेमोक्रेसी को अपनाना क्या माना जाता है, एक मूर्खता वाली बात मानी जाती है। इसलिए
बड़े देशों में जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो और जहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा हो, तो ऐसे देशों में इस डेमोक्रेसी को नहीं अपनाया जाता है। दूसरा देखते हैं इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको भारत ने अपना रखा है, क्योंकि इसमें शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है। इसलिए अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि डेमोक्रेसी, यानी प्रतिनिधि डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र, इस सिस्टम को भारत ने अपना रखा है। इसमें भी वापस दो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरा है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, यानी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र जिसमें डबल पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे लोअर हाउस और अपर हाउस और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर जो हमारी पार्लियामेंट्री बनती है, संसद बनती है, यह सिस्टम भारत में अपना रखा है। भारत जैसे देशों में यह सिस्टम चलता है, यानी कि यह शासन व्यवस्था हमारे भारत में चलती है। प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी की बात करें तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो है वो अमेरिका जैसे देशों में चलता है। अब हमने देखा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दो भागों में बांट रखा था, जिसके बारे में हमने पढ़ा। मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है जिससे आपको समझने में बहुत आसानी रहे। ये सभी मैंने अच्छे से लिख रखा है ब्लैक पेन से और रेड पेन से, ताकि आपको दिखे सही और अच्छे से आपको समझ में आए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब इसकी क्या विशेषता हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि आधारभूत विशेषताएं राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। कि प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, यानी कि ये जो डेमोक्रेसी है वो राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। यानी कि ये थ्योरी जो है वो उदारवादी संविधान में विश्वास करती है, जिसमें सभी की भलाई की बात कही गई हो। दूसरा देखते हैं, इट बिलीव्स इन द रेसिडेंस ऑफ द सोवर्जिनिटी इन द पब्लिक। ये थ्योरी ये कहती है कि ये सरकार या लोकतंत्र का निवास जनता में मानती है, यानी कि जो पब्लिक जो है उसी में सरकार का निवास होता है, ऐसा दूसरे नंबर के इस पॉइंट में कहा गया है। तीसरा देखते हैं, थ्योरिटिकल एस्पेक्ट, यानी सैद्धांतिक पक्ष में। तो राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी लोकतांत्रिक राज्य है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यानी व्यावहारिक पक्ष में क्या देखेंगे, तो लोकतांत्रिक शासन, इसका क्या है, टाइप है। यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसका व्यावहारिक पक्ष जो है वो लोकतांत्रिक शासन यानी सरकार के रूप में इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। चौथा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अचीवेबल इन इटसेल्फ, रेदर इट इज ए सोर्स ऑफ अटेनिंग डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स एंड वैल्यूज। इसमें यह कहा गया है कि राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं है या साधन नहीं है, यह तो लोकतांत्रिक साधनों एवं मूल्यों को प्राप्त करने का क्या होता है, साधन होता है। कि ऐसा नहीं है कि हमने राजनीतिक लोकतंत्र में जगह बना ली और हमारा सारा काम सीधे से हो जाएगा। तो ऐसा मानना क्या है, इसमें गलत है कि राजनीतिक लोकतंत्र कोई साधन नहीं है या किसी की कोई मंजिल नहीं है। ये तो जो डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स जो हैं और वैल्यूज़ जो हैं, यानी राजनीतिक लोकतंत्र के कुछ जो मूल्य हैं और जो उपलब्धियां हैं, उनको हासिल करने का क्या होता है, साधन होता है। डेमोक्रेसी इसके लिए क्या है, एक साधन है। अब हम देखते हैं सोशल डेमोक्रेसी। पहली हमने देखी थी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जिसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी थी हमने। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर की सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी में क्या कहा गया है, यानी कि सामाजिक लोकतंत्र, द सिस्टम ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब विशेषाधिकार रिगार्डिंग रिलीजन, कास्ट, ब्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ एक्सेट्रा शुड बी एबोलिश्ड। धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर
नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर और लिंग के आधार पर और पेशे के आधार पर समाज में जो मौजूद विशेषाधिकार जो हैं उनकी व्यवस्था का क्या किया जाए, अंत किया जाए। यानी कि समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जा सकता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि सामाजिक समता की भावना, यानी समाज में सभी लोगों में क्या हो, समानता हो। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति और धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, धन के आधार पर व्यक्तियों में क्या नहीं किया जाए, विभेद नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। यह होता है सामाजिक लोकतंत्र में, यानी कि सोशल डेमोक्रेसी में। हर्नशा के अनुसार, अब हर्नशा के अनुसार हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू हर्नशा ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन इन विच देयर इज डोमिनेंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ थॉट्स एंड इन विच द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज प्रिवलेंट। यानी लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो और समानता का सिद्धांत क्या हो, प्रचलित हो। यानी सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा नॉर्मली सामाजिक समानता के अधिकार पर ही जोर देती है। इसका नॉर्मली अर्थ निकालें तो यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को दूसरे किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। और प्रैक्टिकल में सोशल डेमोक्रेसी की स्टेब्लिश्ड यानी स्थापना के लिए दो बातें हमको ध्यान में रखनी है। पहला ये कि धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग आदि के आधार पर जो मौजूद विशेषाधिकार जो है उनकी समाप्ति की जानी चाहिए। दूसरा ये कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं, तभी जाके समाज में क्या होगी, समानता होगी और सामाजिक लोकतंत्र क्या करेगा, काम कर पाएगा। ऑल द इंडिविजुअल्स शुड बी प्रोवाइडेड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप। यानी सभी व्यक्तियों को समाज में समानता के भाव से देखा जाए और सामाजिक प्रगति के बराबर उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, यानी बराबर समान अवसर उनको प्रदान किया जाए जिससे कि वो अपने समाज में सामाजिक प्रगति को कर सकें। ये थी सोशल डेमोक्रेसी जिसके बारे में बताया मैंने। और जो विद्वान है अकॉर्डिंग टू हर्नशा, यानी हर्नशा के अनुसार इनका जो विचार था, इनका जो मत था, वो मैंने बताया कि लोकतांत्रिक समाज वो है जिसमें समानता के विचार की बहुत ज़्यादा मजबूती हो। यानी ऐसा समाज जहाँ पर समानता की बात की जाए और समानता की बात को ज़्यादा मजबूती से देखा जाए। इसी के साथ में समानता का सिद्धांत प्रचलित होना चाहिए समाज में। अगली थ्योरी हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ऊपर, जो तीसरे नंबर की फॉर्म्स है डेमोक्रेसी की, यानी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र, ए टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। यह भी क्या है, एक डेमोक्रेसी का एक प्रकार से यह भी प्रकार है, फॉर्म है। आर्थिक लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। ए टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज नाउ एज इकोनॉमी डेमोक्रेसी। यानी कि इकोनॉमी के एक टाइप के रूप में डेमोक्रेसी को इकोनॉमी डेमोक्रेसी कहा जाता है। इन द प्रेजेंट century, the theory of economic democracy has been presented by Marxist and Socialist। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान सदी में जो आर्थिक लोकतंत्र का जो विचार है वो कार्ल मार्क्स, जिसके सपोर्टर जो हैं उनको हम कहेंगे मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने इसको प्रस्तुत किया है। 18वीं और 19वीं सेंचुरी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र के ऊपर डिस्कस किया था,
जो कि मार्क्सवादियों और समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से बिल्कुल अलग था और बिल्कुल इसके क्या था, अपोजिट था। द मार्क्सिस्ट प्रिफेयर टू कॉल इट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। मार्क्सवादी जो हैं इसको कभी कभी पूंजीवादी लोकतंत्र भी मानते हैं। जैसा मैंने अभी पीछे बताया कि कार्ल मार्क्स जो हैं या कार्ल मार्क्स के जो सपोर्टर हैं वो डेमोक्रेसी को कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, यानी कैपिटल का मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल में हम पैसा निकालेंगे इसका अर्थ यानी पूंजीवाद या पूंजी, तो पूंजीवादी लोकतंत्र भी इसको मानते हैं। ये थी हमारी कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अंतर्गत इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे इसकी चौथी फॉर्म पर यानी इथिकल डेमोक्रेसी, जिसका एक और अर्थ निकलता है नैतिक लोकतंत्र। तो इथिकल को मोरल भी कह सकते हैं क्योंकि मोरल का अर्थ भी नैतिक होता है, इसलिए नैतिक लोकतंत्र के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं कि नैतिक लोकतंत्र क्या है। पहले मैं बता देता हूं आपको नैतिक लोकतंत्र के बारे में कि कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक लोकतंत्र माना है और इसकी नैतिक लोकतंत्र के साथ में आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में भी इसी को एक्सेप्ट किया है। सम स्कॉलर्स हैव एक्सपेक्टेड डेमोक्रेसी एज एन एथिकल and intellectual form of living. This moral viewpoint in context to democracy is itself now as ethical democracy. कुछ बुद्धिजीवियों ने, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं उन्हें हम इंटेलेक्चुअल कहेंगे, उन लोगों ने और विद्वानों ने इथिकल डेमोक्रेसी को नैतिक लोकतंत्र कहा है। यानी कि लोकतंत्र के प्रति इसमें जो नैतिक दृष्टिकोण जो हैं उन्हीं को इथिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यावहारिक रूप माना जाता है, जिसमें कि मानव मूल्यों को ही क्या माना जाए, समाज और शासन का बेस माना जाता है, यानी मूल आधार माना जाता है। अब इस इथिकल डेमोक्रेसी में यह कहा गया है कि एक ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें अच्छे अच्छे काम या स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पर बल दिया जाता हो, वही क्या कहलाता है, नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी फीलिंग, सेंस, स्पिरिट, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना अगर हो तो ऐसा डेमोक्रेसी यानी ऐसी डेमोक्रेसी क्या मानी जाएगी, इथिकल डेमोक्रेसी मानी जाएगी। अब ऐसी डेमोक्रेसी के लिए क्या करना होगा, सभी लोग जब साथ होंगे यानी सभी लोगों की स्वतंत्रता समानता की बात की जाए, ऐसे लोकतंत्र के लिए सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, साथ में लाना होगा। अब ये कब हो सकता है, जब सब लोगों के स्वार्थ की बात अगर हो तब जाके सभी लोग क्या होंगे, साथ में होंगे, तभी हम समानता की बात और भाईचारे की भावना जो है उस पर हम जोर दे सकेंगे। लोकतंत्र जो है वो समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का एक प्रैक्टिकली फॉर्म माना जाता है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज का और शासन का बेस माना जाता है। इस फॉर्म में इथिकल डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा विचार के लिए इस पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तब बना जब फ्रांस में एक रिवोल्यूशन हुई, यानी फ्रांस की क्रांति इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसी एग्जाम्पल से हम आज इसको समझ लेते हैं कि फ्रांस में जो एक क्रांति हुई थी 1789 में, उसमें एक स्लोगन दिया था जिसमें फ्रीडम, इक्वलिटी, ब्रदरहुड। तो हम यही बात कर रहे हैं कि इथिकल डेमोक्रेसी में कि भाई सभी में लोगों में सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और भाईचारे की भावना हो। अब सब लोग जब साथ होंगे तो ये तीनों चीज़ें लागू होंगी। सब लोग अब साथ कब आएंगे, साथ होंगे कब, जब सब लोगों की भलाई की बात होगी, जब सब लोगों के स्वार्थ की बात होगी, तब सब लोग क्या होंगे, साथ में होंगे। तो फ्रांस की क्रांति इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसी में एक नारा दिया गया था, फ्रीडम, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। इसमें ये स्लोगन दिया गया था और इसी को इथिकल डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कि एक ऐसा लोकतंत्र जो हमेशा इथिक्स पर काम करता हो वो नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। वो नैतिक लोकतंत्र
पर आधारित बात करता हो उसी को नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। 1789 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी जो क्रांति हुई थी वो स्वतंत्रता और इक्वलिटी और ब्रदरहुड के स्लोगन के रूप में हुई थी। यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसमें इन लोगों का एक ही नारा था कि हमें समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता मिले। इसी नारे के साथ में 1789 में ये फ्रांस की क्रांति हुई थी और ये इसी का परिणाम भी माना जाता है। इन तीनों में भाईचारे का विशेष महत्व भी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना व्यक्तियों में समानता हो ही नहीं सकती है। क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती है और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती है। इसी टाइप से इथिकल डेमोक्रेसी में हमने ऐसा देखा कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें अच्छे अच्छे काम या स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किया गया हो, वही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। एक ऐसा लोकतंत्र जो नैतिकता पर काम करता हो वो नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी कि इसको एक और शब्द से भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि मोरल डेमोक्रेसी या इथिकल डेमोक्रेसी, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है। फ्रांस का जो एग्जांपल बताया था मैंने, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, फ्रीडम, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, इन तीनों की बात इसमें कही गई थी। अब हम आगे देखते हैं कि वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र के सिद्धांत, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगली जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी के प्रकार और सिद्धांतों के ऊपर हम बात करेंगे। और मैंने हिंदी और इंग्लिश में इस पूरे चैप्टर को ट्रांसलेट कर रखा है, आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें प्रमुख दार्शनिक जो हैं उनकी भूमिका अहम रही है, उनके बारे में बात करेंगे। और इसकी जो थ्योरीज हैं उसके बारे में भी हम और बात करेंगे कि अलग अलग स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने अलग अलग अपने मत रखे हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। तो अगली वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे कि लोकतंत्र के प्रकार कौन से हैं और लोकतंत्र के लिए सिद्धांत कौन कौन से जरूरी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।